दोस्तों नमस्कार। राजनीति जब परवान पर होती है तो जो इस सियासत को साधने में शिखर पर होगा वह परवान चढ़ते चला जाएगा, लेकिन जो ढलाव पर होगा वह फिसलते चला जाएगा। मौजूदा वक्त की सियासत और राजनीति कमोवेश इसी दिशा में इस वक्त खड़ी हो चली है, और शायद यही बड़ी वजह है कि इस दौर में इंडिया की फिसलन आज इंडिया की चौथी बैठक में खुलकर नजर भी आ गई। 27 राजनीतिक दलों के नुमाइंदे वहां बैठे थे। 27 राजनीतिक दलों के नुमाइंदों के साथ कुल नेताओं की तादाद उस हॉल के भीतर तकरीबन 60 की थी, और उसके अलावे कांग्रेस के तमाम नेताओं की मौजूदगी वहां पर थी, जो तमाम कामकाज देख रहे थे, संभाल रहे थे। कुल मिला के अशोका होटल के उस कॉन्फ्रेंस रूम में, जिसमें इंडिया की बैठक 2024 की बिसात को बिछाने के लिए बैठी थी, उसमें कौन प्यादा है कौन वजीर है कोई नहीं जानता था। इस बैठक के भीतर कौन पहली चाल चले, इसको लेकर भी उहापोह की स्थिति थी। उसके बाद किसी ने एक चाल को आगे बढ़ाया तो पीछे समूचा इंडिया खड़ा नहीं था, बल्कि कोई एक खड़ा हो गया। दूसरी तरफ से खामोशी आ गई। जब उनसे कहा गया इस बिसात पर आप अपनी चाल तो चलिए, तो उसने किसी दूसरे मुद्दे को उठा दिया। उलझिए मत, ना तो यह शतरंज की बासी है और ना ही यह कोई चौसर है। दरअसल यह इस देश में 2024 को लेकर उस राजनीतिक भविष्य का ताना बाना है जिसकी बैठक आज दिल्ली में हुई। और इस बिसात को समेटते वक्त सबको यही कहा गया, बाहर निकलकर कोई प्यादा नजर ना आए और कोई खुद को वजीर ना मान ले। तो हर के चेहरे पर हल्की सी शिकन भरी मुस्कुराहट थी। आने वाले वक्त में बीजेपी को कैसे मात देनी है यह कहने के लिए शब्द थे। इससे हटकर किसी के पास कुछ भी नहीं था, सिवाय इसके कि इस बैठक के भीतर ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम उस चेहरे के तौर पर रख दिया जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा, अगर संयोजक बनाना है तो मल्लिकार्जुन खड़गे, अगर 2024 का चेहरा बनाना है तो मल्लिकार्जुन खड़गे। और इस ऐलान के पीछे केजरीवाल खड़े थे। लेकिन दूसरी तरफ हर किसी में खामोशी बरत ली। खास तौर से बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति इस बात की इजाजत देती नहीं है कि कांग्रेस का कोई चेहरा, वह भी दलित चेहरे के आश्रय, लड़ाई को लड़ना शुरू कर दे और हर कोई पीछे खड़ा हो जाए, जो छत्रप के तौर पर दोनों राज्यों में अपनी जीत का दावा ठोकने से कतराते नहीं है। सियासत की इन उलझनों के बीच जो बैठक आज खत्म हुई या जो बैठक आज शुरू हुई, उसके सिलसिले को पकड़ने की कोशिश आज आप खुद कीजिएगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब चुनावी में हार के बाद कांग्रेस ने अफरा तफरी में तुरंत इंडिया की बैठक को याद किया, उस इंडिया को वह राज्यों के चुनाव में पूरे तरीके से भुला चुकी थी। जीत उसके कांधे पर होगी, माथे पर ताज होगा, यह सोचकर वह इंडिया की बैठक और इंडिया का जिक्र भी राज्यों के चुनाव के वक्त नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही हार मिली, चंद घंटों के भीतर ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया की बैठक बुला ली। पहली बैठक की जो तारीख का ऐलान किया गया, कोई नहीं आया। उसके बाद आज की तारीख में हर कोई पहुंचा सिवाय हेमंत सोरेन के, जो कि इस दौर में टेलीपैथी पे नहीं थे, बल्कि वह कैमरे पर मौजूद थे और अपनी बातों को कह रहे थे। उनकी नुमाइंदगी के लिए यहां पर उनके सांसद की मौजूदगी थी। जिन बातों का जिक्र हो रहा था वो हैरत अंगेज इसलिए है क्योंकि चुनाव में 100 सवा 100 दिन का वक्त बचा है और इंडिया को आने वाली तस्वीर अपने तौर पर साफ करनी है। और पहला सवाल इसी से इस बैठक के भीतर उठ गया। इंडिया के तमाम राजनीतिक दल यहां पर बैठे हैं, लेकिन इस देश में कौन जानता है कि इंडिया कौन है, उसमें कौन कौन से राजनीतिक दल हैं, उन दलों के भीतर के आपसी वोट भी एक दूसरे को ट्रांसफर कैसे होंगे। अगर इस देश के भीतर में लोग जान ही नहीं पाए तो आपस में बैठकर से ज्यादा सड़क पर आपस में नजर आना चाहिए। यानी कोऑर्डिनेशन ऐसा रहना चाहिए जिसके जरिए इस देश की जनता जान जाए, हां ये है इंडिया, ये ठीक वैसा ही इंडिया जो 1977 में जनता पार्टी के तौर पर था। तो क्या वाकई चौथी बैठक चुनाव से 125 दिन पहले, चुनावी हार के बाद
और संसद के भीतर 141 सांसदों को निलंबित किए जाने के बाद इंडिया जब बैठी है तो अब उसकी पहली चिंता है कि इस देश के भीतर उसे कोई जानता है या नहीं जानता है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि तीन चार बातों का जो जिक्र हो रहा था उससे कुछ मजमून साफ होता चला जाएगा। बार बार जिक्र हो रहा था सीट शेयरिंग का होनी चाहिए, और हर कोई जानता है सीट शेयरिंग पे अगर समझौता नहीं होगा तो फिर एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरना होगा, भाषण देने होंगे, तो फिर एक साथ खड़े भी नहीं हो पाएंगे। तो सीट शेयरिंग को लेकर 2023 में ही बिसात बिछ जानी चाहिए कि 2024 कैसे जीतेंगे। और इस सीट शेयरिंग में 400 सीटें ऐसी होनी चाहिए जिन सीटों को लेकर कहा जाए कि 1-1 की स्थिति है, यानी एक तरफ बीजेपी का उम्मीदवार, दूसरी तरफ इंडिया का उम्मीदवार। लेकिन वो 400 सीटें कौन सी है अभी किसी को नहीं पता है। हर पॉलिटिकल पार्टी की एक कमेटी होनी चाहिए जो आपस में बैठकर देश का नक्शा बिछाए और उसमें बताना शुरू करे कि इन जगहों पर इस तरीके से हम आपको सीट देंगे, आप अपनी जगह पर हमको सीट देंगे। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उसके सबसे ज्यादा सांसद हैं, क्योंकि कुल अगर तमाम इंडिया को देखें तो 142 सांसद इनके पास हैं जो लोकसभा के भीतर हैं, उसमें से 51 सांसद सिर्फ कांग्रेस के हैं। तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जो चाहती है कि हर हाल में हम 275 से 300 सीट पर लड़ें और विपक्ष 200 से 300 सीट के बीच लड़े। विपक्ष का मतलब यह है कि बाकी इंडिया के साथी और इंडिया के साथियों के भीतर है। अभी से आप कैसे तय कर सकते हैं जब तक आप उस बिसात को ना खोलें जो इस देश के मानचित्र पर अलग अलग राज्यों के जरिए नजर आए, और उसके बाद तय हो कि कहां पर गठबंधन में कौन सा छत्र कांग्रेस को सीट देगा। और कांग्रेस जहां पर मौजूद है बीजेपी से सीधे टकराती है, वहां पर कांग्रेस कितनी सीट देगी, अन्यथा अखिलेश वखिलेश चलता रह जाएगा, खेल बिगड़ जाएगा। अब यहां पर सवाल दूसरा था, इसके लिए कोई कोऑर्डिनेटर होना चाहिए। कोऑर्डिनेटर में कोई एक नाम हो तब भी जरूरी, नाम भी 3-4 नाम निकल कर आ गए। एक कह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दीजिए, दूसरे ने कहा नीतीश कुमार ने सबसे पहले बैठक बुलाई थी, उन्हें क्यों नहीं, नीतीश कुमार ने खामोशी बरत ली। एक ने कहा ममता बनर्जी बहुत एग्रेसिवली चीजों को लेती हैं, क्यों नहीं उनके हाथ में यह ताकत दी जाए, वहां पर खामोशी बरत ली। किसी ने कहा महाराष्ट्र से लीजिए क्योंकि वह बहुत क्रूशियल जगह है, वहां पर गठबंधन को तोड़ा है बीजेपी ने, तो उद्धव ठाकरे को रख लीजिए, वहां भी खामोशी बरती गई। और उन्होंने अपने सामना में कह ही दिया था बिना संयोजक के इंडिया कैसे चलेगा। फिर मामला चीजें उलझ गई, फिर चीजें अब आगे कैसे बढ़ेंगी। तो वैकल्पिक एजेंडा क्या होना चाहिए, जिससे मुद्दा हमारे पास कौन सा है और उस मुद्दे के आसरे हम 2024 का रास्ता बना पाए, यह भी तो सोचिए। फिर वही सवाल आ गया कि अच्छा, सनातन की काट आपके पास क्या है, भगवा की काट आपके पास क्या है, अयोध्या में राम मंदिर की काट आपके पास क्या है। और अगर इन मुद्दों के समानांतर इनको काउंटर करने के लिए या इससे बड़ी लकीर खींचने की स्थिति में कोई सोच तो होनी चाहिए। वह सोच इंडिया बैठक के भीतर नजर नहीं आई, लेकिन सोचना चाहिए कि सनातन हो या भगवा हो, बीजेपी हो या मोदी हो, इनसे हटकर एक बड़ी लकीर खींचने की जरूरत है। कम से कम यह सभी को समझ में आ गया। लेकिन सवाल समझने का है ऐसे वक्त में जब चौथी बैठक हो रही है और इस तरफ समूचे देश की नजर है, ये क्या करेंगे। समूचे देश का मतलब यहां पर समूचे देश के मीडिया की नजर है, और मीडिया के साथ साथ जिन जिन राज्यों में छत्रपों की मौजूदगी है, हो सकता है बंगाल में लोग सोच रहे हो ममता बनर्जी अब इंडिया के साथ कैसे खड़ी होंगी, वहां तो कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है। उत्तर प्रदेश में सोच रहे होंगे समाजवादी अच्छा कांग्रेस को जगह देंगे, वह तो एक ही सीट जीत पाती है, वह भी नहीं जीत पाएगी तो और मुश्किल हो जाएगी। और इसको देखा है हमने बिहार में राजनीतिक प्रयोग के जरिए, जहां पर लगा कि अगर आरजेडी ज्यादा सीटों पर लड़ती तो वो सत्ता में आ सकती थी, बनिस्पत कांग्रेस को क्यों दिया, तो क्या वहां मुश्किल आ जाएगी। कमोवेश महाराष्ट्र के भीतर भी अब नई बिसात बिछनी है। शिवसेना टूटी हुई है, एनसीपी टूटी हुई है, कांग्रेस पहले से मौजूद है, लेकिन उसका कोई नेता, कोई चेहरा उस रूप में नजर नहीं आता है, आपसी टकराव है। तो फिर क्या होगा। तो कई नाम निकल कर आए, लेकिन सहमति का सवाल यहां नहीं है।
यहां सवाल तो है कि 2024 को साधना है और 2023 में बिसात पूरे तरीके से बिछा लेनी है। यह आज की बैठक में तय हो रहा है, जबकि सबको पता है कि आज 19 तारीख है। सिर्फ 12 दिन बचे हैं इस साल को समाप्त होने में। उसके बाद 24 की शुरुआत हो जाएगी। फिर वही सवाल, अच्छा ऐसी स्थिति है तो इसमें हमें अपने चुनाव अभियान और मैनेजमेंट को समझना होगा। चुनाव अभियान का मतलब है कि कहां कितनी तादाद में किस जगह पर, क्रूशियल जगह पर जहां बैठकें हो, जैसे कांग्रेस ने तय किया स्थापना दिवस यानी 28 दिसंबर के दिन वह नागपुर में रैली करेगी, तो वह अपने एजेंडा, अपने मुद्दे, अपनी सोच को बहुत साफ तौर पर रख रही है, क्योंकि विदर्भ में कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। इस वक्त बीजेपी वहां से जीती है, नागपुर आरएसएस का गढ़ है, तो उसको काउंटर करने के लिए हम अपनी सोच को उस रूप में रखना चाहते हैं। तो देश भर के भीतर जो अभियान चले, उन अभियानों को लेकर एकजुटता, एक सहमति होनी चाहिए और शायद इसीलिए ब्रांडिंग होनी चाहिए। यह ब्रांडिंग शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रांडिंग कौन करता है? ब्रांडिंग एजेंसियां करती हैं। तो किस एजेंसी को इंडिया हायर करे? क्या कांग्रेस जिस एजेंसी के सहारे चल रही है उन एजेंसियों को हायर करे, जिसने तेलंगाना में जीत दिला दी और बाकी राज्यों में हार दिला दी? कौन सी एजेंसी है? और बाकी तमाम दूसरे राजनीतिक दल जो अलग अलग एजेंसियों के जरिए चलते हैं, क्या उन एजेंसियों से ब्रांडिंग कराने की शुरुआत कर देनी चाहिए? उसका बजट क्या होगा? बजट कहां से आएगा? इस दौर में पैसा किसके पास है? और जब क्राउड फंडिंग की दिशा में कांग्रेस बढ़ चुकी है, तो बाकी राजनीतिक दलों की स्थिति क्या होगी? सारे सवाल आपको एक झटके में एक चक्रव्यूह के भीतर लाकर खड़ा कर रहे होंगे। लेकिन बैठक तो चल रही है, अशोका होटल के कॉन्फ्रेंस रूम के भीतर चल रही है, बाहर मीडिया की भीड़ है, और अंदर क्या कुछ हो रहा है वो वक्त के साथ साथ शायद बाहर ये मैसेज दिया जा रहा है कि देखिए बड़ी गंभीर बात हो रही है। और इस गंभीरता को समझिए, 3-3 घंटे की बैठक, और कल्पना कीजिए कि जब बैठक खत्म हो तो मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो अपनी घड़ी देखकर बोले, देखिए 3 घंटे हो गए, तो बड़ी गंभीर बात हुई होगी। लेकिन कोई प्रस्ताव पास हुआ? जी, एक प्रस्ताव पास हुआ। वो प्रस्ताव इंडिया गठबंधन को लेकर और 2024 पर निशाना साधने को लेकर नहीं हुआ, बल्कि जिस संसद के भीतर से 141 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है, उसको लेकर 22 तारीख को हम देश भर में विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। यह प्रस्ताव कल्पना के परे है। यह तारीख आज भी हो सकती थी, तुरंत हो सकती थी कि आज ही से हम बाहर निकल रहे हैं और आज हम बैठ जाएंगे। लेकिन इस राजनीतिक ताकत के लिए एक राजनीतिक जमीन चाहिए, और इस दौर में क्या राजनीतिक जमीन किसी दूसरे ने हड़प ली है? यह एहसास इंडिया के भीतर समा चुका है, क्योंकि इंतजार कर रहे हैं। सबको पता है कि 2 दिन के बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक कांग्रेस की अपनी होनी है, जहां आने वाले वक्त में किस नीतियों के सहारे उसे चलना है उसे भी तय करना है। तो क्या तमाम छत्रप और दूसरे राजनीतिक दल कांग्रेस के निर्णय का इंतजार करें, या फिर बीच बचाव करते हुए एक 22 तारीख तय कर दी गई कि इस दिन देश भर में विरोध होगा? आज 19 तारीख है, मंगलवार का दिन है, कल बुधवार है 20 तारीख, बृहस्पतिवार उत्कर्ष, और 22 तारीख का मतलब है शुक्रवार का दिन। इस दिन संसद यूं ही खत्म हो रही है और उसके बाद फिर बजट सत्र में मिलेगी। तो संसद के आखिरी दिन देश भर में प्रचार करेंगे। इस दौर में सांसदों को बाहर का रास्ता दिखलाया गया, इस पर प्रस्ताव है बनिस्पत 2024 में इस संसद के भीतर इंडिया कैसे बहुमत के साथ आकर खड़ा हो जाए, इसको लेकर कोई सहमति विमर्श इस रूप में पास में है ही नहीं। तो क्या सब यूं ही चलते चले आए और जो रास्ते में मीडिया का माइक दिखा दिया उसमें कह दिया गया हम आ रहे हैं, हम जीत जाएंगे? कोई बिहार से चला, कोई यूपी से चला, कोई बंगाल से चला, कोई महाराष्ट्र से चला, कोई जम्मू कश्मीर से चला। अगर उस फहरिस्त को भी अगर आप देखिएगा तो हो सकता है आपके जहन में एक सवाल और उठे, क्या राजनीति ऐसे की जा सकती है? क्या इस दौर में सहमति ऐसे बन सकती है? क्योंकि इसको बताने दिखाने का तरीका इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के भीतर से 2 लोग जो महत्वपूर्ण थे, उसमें अगर ध्यान दीजिए तो गांधी परिवार का मतलब ही कांग्रेस है, तो फिर सोनिया गांधी की मौजूदगी थी, राहुल गांधी की मौजूदगी थी, और भी नेताओं की मौजूदगी थी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, उनके जो सेक्रेटरी हैं वो सब भी वहां पर बैठे हुए थे। लेकिन उससे क्या लेना देना है? तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी के साथ ममता थी, उनके भतीजे अभिषेक थे। शिवसेना उद्धव ठाकरे थे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे थे।
एनसीपी शरद पवार थे, उनकी बेटी सुप्रिया सूले थी। अलग अलग जगहों से मौजूदगी सीपीआई और सीपीएम, डी राजा और सीताराम येचुरी। इस दौर में उनकी अपनी राजनीति कहां थम गई, उनके अपने गठबंधन की परिस्थिति कहां चली गई, इस दौर में उसको दोहराने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। और जब इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो एक क्षण और भी सोचिए, 11 पॉलिटिकल पार्टी ऐसी जिसका एक भी सांसद नहीं, उसमें आरजेडी भी है, उसमें पीडीपी भी है, उसमें आरएलडी भी है, उसमें सीपीआई एमएल भी है, उसमें एमएमके भी है, एडीएमके भी है, केडीएमके भी है, फॉरवर्ड ब्लॉक भी है, अपना दल के भी है। इन तमाम चीजों में केरल कांग्रेस जोसेफ का भी नाम ले लीजिए और पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया का नाम भी ले लीजिए। इनका एक भी सांसद नहीं है, इनकी मौजूदगी थी, इनके नुमाइंदों की मौजूदगी थी। अब सवाल दूसरा यहां पर आता है, क्या वाकई अगले 12 दिनों के भीतर ऐसी राजनीति इंडिया के भीतर पनप पड़ेगी जिसमें एक सहमति हो जाए, जिसमें शीट शेयरिंग हो जाए, जिसमें आने वाले वक्त का मसौदा तैयार हो जाए, कहां पर कितनी रैली होनी है, किस मुद्दे को उठाना है, कैसी ब्रांडिंग करनी है, कौन सा मुद्दा महत्वपूर्ण है जिसमें मोदी और बीजेपी, सनातन और भगवा से हटकर सोचा जाएगा? मुश्किल सवाल है। सवाल मुश्किल आपको इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आखिर में आपको उसी जगह पर आना है जहां पर संसद के भीतर का मैथमेटिक्स काम करता है। लेकिन एक क्षण के लिए जरा सोचिए, जिस पार्लियामेंट में बहुमत के साथ आने की मशक्कत खुले तौर पर इंडिया बैठक कर रहा है, ऐलान कर रहा है, उसी संसद के भीतर अगर 141 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है, जो देश ही नहीं दुनिया के भीतर किसी भी सांसदों के निलंबित की जाने वाली तादाद से कहीं ज्यादा बड़ा है, उस संसद के भीतर डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, लेकिन बावजूद इसके हम उसके सदस्य बने रहेंगे। और सदस्य बने ही नहीं रहेंगे बल्कि विरोध कर कर बतलाएंगे कि लोकतंत्र खत्म हो चला है। ऐसी परिस्थिति ये जानते समझते हुए कि एक तरफ इंडिया का मतलब 2024 के चुनाव को साधना है और दूसरी तरफ अगले 3 महीने तक संसद के भीतर लोकतंत्र मौजूद रहे, इसकी लड़ाई लड़नी है। इससे बड़ा गजब खेल क्या हो सकता है? राजनीतिक तौर पर ढलान पे जब आप होते हैं तो फिसलन कितनी जबरदस्त होती है, इसका एहसास तो इस बात से भी हो जाना चाहिए क्योंकि कर्नाटक चुनाव में जीत के बाद जून के महीने में, याद कीजिए, उस दौर में जब पहली बैठक पटना में हुई थी, दूसरी बैठक बेंगलोर में हुई, तीसरी बैठक मुंबई में हुई और अब चौथी बैठक आते आते इस दौर में राहुल गांधी का नाम विपक्ष की जुबान से गायब हो गया और राहुल गांधी ने भी खुद भी खामोशी बरत ली। तमाम दौर को याद कीजिएगा तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद, हिमाचल और कर्नाटक की जीत के बाद जिस कद और जिस छवि के साथ खड़े थे, वो सारी चीजें ध्वस्त करने की दिशा में इस दौर में कांग्रेस की अपनी हार और इंडिया के भीतर छत्रपों की मौजूदगी ने बहुत खुले तौर पर करा दिया जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ममता बनर्जी ने यह कहकर दिया, यही एकमात्र चेहरा है जिसको हम सामने रख सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कई बार चाहते थे वह मुख्यमंत्री बन जाएं, नहीं बन पाए कर्नाटक के मुख्यमंत्री। स्थिति एक बार आ गई थी जब वो बनने ही वाले थे, फिर भी नहीं बन पाए। तो क्या इस दौर की राजनीति में पहली बार सत्ता ने सब कुछ हड़प लिया है? यानी मोदी सत्ता के तौर तरीकों ने राजनीति को इतना अपंग कर दिया है जहां पर यह बात छोटी लगने लगे कि क्या चुनाव चुनाव तो हम जीत जाएंगे। क्या ऐसी परिस्थिति आ गई है जहां जिक्र इस बैठक के भीतर ईवीएम को लेकर भी हुआ और सवाल ईवीएम को लेकर यह भी उठा कि आने वाले वक्त में या फिर जिन राज्यों में जीत मिलती है उन राज्यों को भी क्या ईवीएम के दायरे में खड़ा किया जाए या ना किया जाए, या इसे वक्त के हवाले कर दिया जाए कि आने वाले वक्त में जनता अगर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अभी हम जनता को भी समझा पाने की स्थिति में नहीं है। इस बहस के दायरे में ही 3 बातें और निकल कर आई जिसमें कहा गया कि हमें कौन जानता है, हमारे अपने वोटर्स जो छत्रपों के वोटर होते हैं, वह वोट तो ट्रांसफर उत्तर प्रदेश के भीतर जब मायावती और अखिलेश का समझौता पिछले चुनाव में हुआ था तब भी एक दूसरे पर आरोप लगा था कि वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। यही आरोप बीजेपी के साथ खड़ी शिवसेना ने भी लगाया था कि वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। और यहां तो पूरा इंडिया है,
सवाल वो आंदोलन के जरिए निकला हुआ इंडिया नहीं है, बल्कि राजनीतिक तौर पर समूचे इंस्टीट्यूशंस को और पूरी राजनीतिक व्यवस्था को जिस तरीके से मौजूदा मोदी सत्ता ने अपने लिए परिभाषित कर दिया, उसकी काट ही नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह भी माना जाए कि जो जांच एजेंसियों का दायरा है सबको पता है? तो क्या कोई न्यूट्रलाइज किया जा रहा है? क्योंकि परसों की तारीख केजरीवाल को ईडी का बुलावा है। हेमंत सोरेन को 6 बार नोटिस दिए जा चुके हैं। अभिषेक बनर्जी को नोटिस दिए जा चुके हैं। 3-3 मामलों को लेकर नोटिस दिए जा चुके हैं। तेजस्वी यादव को भी किसी दिन बुलाया जा सकता है। यह सारी परिस्थितियों के दायरे में कौन सा सच इंडिया के भीतर से निकलना चाहिए जो कि अल्टरनेटिव वैकल्पिक सोच को लिए हुए हो? सभी क्या डरे हुए हैं? इस बात से डरते हैं कि अतीत का बोझ जो उनके कांधे पर पड़ा है वो दागदार है, या इस बात से खुश है कि सत्ता के साथ जो खड़ा हो जाता है उसका दाग मिट जाता है, लेकिन हमारे पास एक विकल्प तो है सत्ता के करीब जाने का? क्या ऐसी स्थिति आज गई है? या न्यूट्रलाइज किया जा रहा है कि हर हाल में इंडिया रहे, लेकिन एक ऐसा इंडिया रहे जो चुनाव मैदान में सबसे कमजोर दिखाई दे और चुनाव के ऐलान से पहले ही वो हारा हुआ महसूस खुद को करने लगे और देश को कराने लगे? क्या ऐसी स्थिति है? तो क्या इस दौर में यह बात मानी जा सकती है कि 2024 को लेकर कोई नई सोच इस देश में इतनी तेजी से पनप सकती है जो विकल्प को देखने की दिशा में बढ़ जाए? क्योंकि इंडिया अपनी उलझनों में अपने अपने मुश्किल हालातों के बीच विमर्श तो करता है, फैसले नहीं कर पाता है। फैसले की दिशा में बढ़ता है तो उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। जब कदम लड़खड़ाते हैं तो वह एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखता है। जब संदेह होता है तो उसके बाद सत्ता की एजेंसियों पर कहीं ना कहीं वार किया जाता है। और इन तमाम परिस्थितियों के बाद जिक्र इस बात को लेकर होना शुरू हो जाता है कि कैसे लड़ेंगे, वो कौन सा मुद्दा होगा, किस इशू, किस ब्रांडिंग, किस सोच के साथ होंगे और विकल्प क्या होगा। आखिर के 3 सवाल जो सबसे बड़े सवाल हैं। क्या 2024 का चुनाव परिणाम इंडिया जिस रूप में चल रहा है वह इसीलिए चल रहा है कि पहले से ही लोग जान जाएं यह परिणाम आने वाला है? पहला सवाल है। दूसरा सवाल, क्या इस दौर में कांग्रेस जिस एकला चलो के राग को अपना रही थी, चुनावी हार के बाद उसने मान लिया कि अगर इंडिया खड़ा हो जाएगा तो उसकी कुछ सीटों पर इजाफा तो हो जाएगा, इसीलिए वह बहुत तेजी दिखा रही है? तीसरा सवाल, जो छत्रपों की कतार है उनके भीतर अपनी राजनीतिक जमीन अपने राज्य में बचाने के लिए कांग्रेस के लिए कोई रास्ता वो छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि वैचारिक तौर पर और विचारधारा और राजनीति की जमी पर सभी एक सरीखे हैं। सामने तो बीजेपी खड़ी है, तो बीजेपी से समझौता हो सकता है क्योंकि बीजेपी से वैचारिक टकराव है। समझौता राजनीतिक और सीटों को लेकर नहीं बल्कि उससे आगे सत्ता के लिए होता है। तो क्या यह सोच भी कहीं पनपने लगी है? और इन तमाम चीजों की फहरिस्त तले जो सबसे बड़ा सवाल इस दौर में है, क्या इस देश में जनता इंडिया के जरिए जिस विकल्प को देख रही है या सत्ता की जो पूरी की पूरी सब कुछ हड़पने की सोच और ताकत है उसको समझ रही है? इन दोनों के बीच जनता का कोई महत्व नहीं है और जनता की कोई सक्रियता का ना होना ही इंडिया के भीतर के राजनीतिक दलों को डरा चुका है? या फिर इस चुनाव को ही हड़पने की स्थिति में अगर सत्ता आ गई है तो उसको भी काउंटर करने की स्थिति में मौजूदा वक्त में इंडिया नहीं खड़ा हो पा रहा है? क्या इनकी यह दुविधा है? शायद दुविधा एक ही है। एक ऐसा नेता जो इस देश को समझता हो, एक ऐसा नेता जिसके पास शब्द ऐसे हो जो लोगों के साथ घुल मिल जाए, एक ऐसा नेता जिसके कांधे पर दाग का बोझ ना हो, एक ऐसा नेता जो चले तो ईमानदारी के साथ लगे और जो बोले तो वह विकल्प की देने की दृष्टि हो, वह गायब हो चला है। खोज उसकी की जाए या मौजूदा वक्त में इस बरस के अंत तक इंडिया को परखा जाए कि अब ये आने वाले वक्त में कौन सा कमाल करती है, तय आप ही को करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।